हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने यह देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स एंड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तब हमको क्या मिलता है। अगर आपको याद हो तो हमें सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में देखा था कि जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवा रहे थे, कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड से करवा रहे थे, तब हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। यानी कि जब भी हम मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तब हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं सोडियम की हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमने मेटल ली सोडियम Na और हमने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। इसी प्रकार हम मेटल की रिएक्शन मेटल लेते हैं, जैसे कैल्शियम लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार हम और मेटल्स लेके भी उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवा सकते हैं। तो हमें मिलेगा एक कॉमन चीज, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन ही मेटल से करवाते हैं, तभी हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। जब हम कंसंट्रेट एसिड्स का यूज करते हैं तब रिएक्शन कुछ अलग प्रकार से होती है। अगर आपको यह जानना है तो आप सेकंड चैप्टर्स की वीडियोस को देख सकते हैं, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है कि जब हम उनकी डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तब हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन जब हम कंसंट्रेट से करवाते हैं तब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 से करवाते हैं तब हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी तो आपसे बताया था कि जब भी हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तब हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब हम नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स की तब हमको हाइड्रोजन गैस हमको नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है यानी HNO3 वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाती है और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में या किसी में से एक में भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि जो HNO3 इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं, हमने कोई भी मेटल ली प्लस HNO3 डाइल्यूट, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण ये कैसे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जो हाइड्रोजन गैस वो निकलती तो है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके इफेक्ट के कारण वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन गैस है वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाती है। एंड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों में से किसी में से भी एक में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है एंड यह खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किसी में से एक में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमें सॉल्ट भी मिलता है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम की। इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइल्यूट HNO3, तो हमको सबसे पहले मिलेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस वाटर, इसने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके किस में बदल लिया, वाटर में, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो मेटल्स ऐसी होती हैं जो डाइल्यूट, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करती हैं तब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, और वो दो मेटल है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये बात आपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, शायद आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी दो मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो वो है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ऐसी दो मेटल्स हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। हम रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिया मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3, तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो भी एसिड्स होते हैं डाइल्यूट एसिड्स, जब इनकी रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन जब हम मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तब हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन गैस होती है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ऐसी दो मेटल्स होती हैं, जब इसकी रिएक्शन हम बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तब हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए तो अब हम यह देखते हैं कि जब हम मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तब क्या होता है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। आपको यह तो पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से हटा के उसकी जगह ले लेता है। यानी कि हम एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, जैसे कि हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ही है। अब इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे जिंक। यहाँ जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो जिंक होता है वो कॉपर के ऊपर होता है, यानी कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस कारण जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को मेटल को डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को थप्पड़ मार के भगा देता है, उसकी जगह ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो क्या है, हाई रिएक्टिव है, और जो कॉपर है वो क्या है, जिंक की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। अब कॉपर क्या है, कमजोर है बेचारा, जिंक के सामने टिक ही नहीं पाएगा, तो क्या करता है, जिंक उसकी जगह ले लेता है, कॉपर भाग जाता है। यानी कि जिंक ने क्या बना लिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हम कोई और रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया जिंक सल्फेट ZnSO4, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एल्यूमिनियम के साथ। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो जिंक की तुलना में हाई रिएक्टिव होता है। जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो एल्यूमिनियम है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जिंक क्या है, कमजोर पड़ गया, और जो एल्यूमिनियम वो क्या उसकी तुलना में ताकतवर है, तो बेचारा क्या करेगा,
एल्यूमिनियम आएगा, सल्फेट को ले जाएगा और जिंक खड़ा रह जाएगा। तो हमने बना लिया क्या, Al2SO4 का होल ट्राइस प्लस जिंक। तो आपको बात समझ में आ रही है ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच a high reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। यानी कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जब इसको हम किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह हाई रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है और एक हमें नया कंपाउंड मिलता है, यानी नया सॉल्ट मिलता है, नया सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो हमने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाला तो जिंक था वो कॉपर की तुलना में क्या था, हाई रिएक्टिव, तो उसने कॉपर को भगा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया था। इसी प्रकार हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब एल्यूमिनियम को डालते हैं, जो एल्यूमिनियम है वो जिंक की तुलना में क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो वो जिंक को भगा देता है और जिंक एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेता है और जिंक है वो अलग हो जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आयरन की कील डाल दी जाती है। तो जो आयरन होता है वो क्या होता है, कॉपर की तुलना में हाई रिएक्टिव होता है, तो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट FeSO4। और जो कॉपर होता है वो क्या करता है, वो आयरन के ऊपर लेयर बना लेता है, आयरन के ऊपर जम जाता है और जो आयरन है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, आयरन सल्फेट। तो अब आपको समझ में आ गई होगी जो मेटल्स है वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करती हैं। जो जिंक सल्फेट है, जो आयरन सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट है और इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर क्या है, मेटल, जिंक क्या है, मेटल, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। तो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम मेटल डालते हैं, कौन सी मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल, अगर हाई रिएक्टिव मेटल होगी तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अगर मेटल कम रिएक्टिव होगी तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस और इसमें हम कॉपर मेटल डाल दें तो क्या कोई रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, कॉपर क्या है, वैसे ही एल्यूमिनियम की तुलना में कमजोर है, तो वो कैसे एल्यूमिनियम को हटा के उसकी जगह ले पाएगा। कोई व्यक्ति किसी दमदार व्यक्ति को कैसे हरा सकता है, एक दमदार व्यक्ति कमजोर आदमी को हरा सकता है, उसका घर छीन सकता है, उसका पैसा छीन सकता है, लेकिन एक कमजोर आदमी क्या किसी अमीर आदमी का पैसा छीन सकता है, उससे लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार ये कॉपर क्या बेचारा कमजोर है, एल्यूमिनियम क्या ताकतवर, तो कॉपर एल्यूमिनियम के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर के सामने टिक सकता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स है वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें होता क्या, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन हटा के उसकी जगह ले लेता है और अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है। चलिए, तो इन्हीं दो टॉपिक्स के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करती हैं एंड जो मेटल होती है वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करती हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।